पाठ 12। एवरेस्ट की चुनौती। रोमांचक यात्रा। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह समुद्र तल से 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमो लुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगर माथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड लौट गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8.321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेक दलों ने शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया। 1953 में शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को सर्वप्रथम शिखर छूने में सफलता मिली। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा और रावत, वीपी सिंह और मैं अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। जब हम कैंप 4 पर पहुंचे, सूरज डूब रहा था। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3000 फुट नीचे जा गिरेगा। स्थानाभाव के कारण सभी तंबू एक पांत में लगाए गए थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। सख्त काली चट्टानें थीं या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थीं। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहां पहुंच गए। यहीं स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारा ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा था, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहाँ वीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह फू दोरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ मैं यह बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फू दोरजी बंधा हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, हवाएं तेज होती जाती थीं। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल जरा कम था। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना होता है, क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर सकती थी। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था, स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। एक बार फिसलने का अर्थ होता 5000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियां हैं, इसलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुंचे, जहां से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मेरे सिलेंडर का ऑक्सीजन कहीं से निकल रहा था,
इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। यह छेद बूटों की कील से हुआ था। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए फू दोरजी ने बर्फ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहां बैठकर मैंने टेप और थोड़ी सी फिल्म की सहायता से यह छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ और हाँफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह रावत था। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है। उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। अभी तक कभी भी एक रस्से पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है। इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफी कम हो गई। धीरे धीरे बहुत सतर्कता पूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुंचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभल कर रस्से को थामे रखते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए जिसे मैंने इंडियन डेन नाम दिया। यहां पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलरी की चिमनी की थी क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी। लगभग 10 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुंचे। यहां से एक सकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर न जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहें। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो नीचे से ढीली थीं। कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नजर डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार थे। अब हम हिलरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की जरा सी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर और भी ढलुआं चट्टानें थी जिन्हें पार करना असंभव था। फू दोरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की। वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए हुए था। फू दोरजी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे आ जाते क्योंकि तीनों एक ही रस्से से बंधे हुए थे। आखिरकार फू दोरजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा है और उसे तथा उसके बाद मुझे फू दोरजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें थी और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगीं। इस बाधा को पार करने में हमें 20 मिनट लगे होंगे। अब हम बर्फ के एक चबूतरे पर थे और वहां हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। यहां से आगे ढलान कुछ कम होते गए और पहले की ही तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ थी। पहाड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था।
सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा, हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी होगी। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे। हमसे जरा ही ऊपर एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी थी, और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 2-1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थीं। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नजर डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नजर डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांगबोचे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय था। संसार की इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विजय की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फू दोरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्किट, मिठाइयां आदि भी रखीं। हम ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गए थे। ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फोटो खींचना शुरू कर दिया। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फोटो तिब्बत के रंगबुक ग्लेशियर का था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोल की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ आधे घंटे से ज्यादा गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई।